आप लोगों ने अभी एक खबर पढ़ी होगी कि मध्य प्रदेश के भोपाल में सभी सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर भोपाल में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। और भिक्षावृत्ति से संबंधित कानूनी प्रावधान कौन कौन से हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे। और भारत में भिक्षावृत्ति के प्रचलन के आखिर क्या कारण है, वो कारण कौन से हैं उन्हें भी देखेंगे। भिक्षावृत्ति का समाज पर क्या परिणाम होता है, उस परिणाम को भी हम लोग जानेंगे। और देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध का कारण क्या है? यातायात सिग्नल, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों पर भिक्षावृत्ति की खबरों के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया था, और जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है और दुर्घटनाएं होती हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि कई भिखारी अन्य राज्य से आते हैं, उनका आपराधिक रिकॉर्ड है या वे अवैध गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और आगे के खतरों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। कानूनी कार्रवाई की बात करें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 उपद्रव या फिर आशंका वाले खतरे के अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने की मजिस्ट्रेट की सख्ती के तहत पूरे भोपाल जिले में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त BNSS की धारा 223 उन लोगों को दंडित करती है जो लोक सेवकों द्वारा आधिकारिक रूप से दिए गए आदेशों की अवहेलना करते हैं। यह प्रतिबंध इंदौर के कदम के बाद लगाया गया, जहां इस वर्ष के प्रारंभ में इसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया था, और जिसमें उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करना भी शामिल था। और आप देखिए, भिक्षावृत्ति से संबंधित कानूनी प्रावधान कौन से हैं। औपनिवेशिक कानून, वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम ने खानाबदोश जनजातियों को अपराधी घोषित कर दिया तथा उन्हें भिक्षावृत्ति से जोड़ दिया। वर्तमान विधिक ढांचा की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ और राज्य सरकारों दोनों को संवर्ती सूची 3 प्रविष्टि 15 के तहत आहिंडन अथवा वैग्रेंसी यानी कि भिक्षावृत्ति सहित गोपंतु प्रवासी जनजातियों पर विधि का निर्माण करने की अनुमति है। भिक्षावृत्ति से संबंधित कोई केंद्रीय विधि नहीं है। इसके स्थान पर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 को आधार बनाकर विधि का निर्माण किया है, और इस अधिनियम में भिक्षुक को न केवल भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, बल्कि इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो सड़कों पर प्रदर्शन करते, जीवोपार्जन हेतु वस्तुओं का विक्रय करते अथवा निर्वाह के प्रत्यक्ष साधन के अभाव में निराश्रित होते हैं। आहिंडन में भिक्षा मांगना भी शामिल है, और अधिनियम के अनुसार इन गतिविधियों में शामिल व्यक्तियां सामाजिक उपद्रवी होते हैं। विधि शास्त्र, दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में निर्णय सुनाया कि बॉम्बे अधिनियम की प्रवृत्ति मनमाना है और यह सम्मान से जीने के अधिकार का उल्लंघन है, और निर्धनता को अपराध घोषित किए बिना इसका समाधान किए जाने के महत्व पर जोर दिया गया है। अब आप देखिए, किसी की मजबूरी भी तो हो सकती है भीख मांगना, अब उस पर भी आप लोग कानूनी कार्रवाई करने लग जाएंगे तो फिर गजब। आप उनकी भीख मांगने के जो कारण है वो कारणों को खत्म कर दीजिए, उनकी समस्याओं को खत्म कर दीजिए, उन्हें भीख मांगने की जरूरत ही ना पड़े। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में सार्वजनिक स्थानों से भिक्षुकों को प्रतिबंधित किए जाने की मांग वाले एक लोकहित मुकदमे को खारिज कर दिया। निर्णय सुना है कि भिक्षावृत्ति एक आपराधिक मुद्दा नहीं अपितु सामाजिक आर्थिक समस्या है। ये सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इस्माइल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2020 में शुरू की गई आजीविका उद्यम हेतु हाशिए पर स्थित व्यक्तियों की सहायता योजना का उद्देश्य वर्ष 2026 तक भिक्षावृत्ति मुक्त भारत की दिशा में कार्य करते हुए चिकित्सा, देखभाल, शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर भिक्षुकों का पुनर्वास करना। वर्ष 2024 तक इस्माइल के तहत 970 व्यक्तियों को पुनर्वास किया गया, जिनमें बालकों की संख्या 352 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भिक्षुकों और आहिंडकों की संख्या लगभग आप देखिए 4,13,670 थी। भिक्षुकों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार में स्थान आता है। ये भी याद रखिए। देखिए, जनगणना की अगर हम बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। नियमित व्यवस्थित जनगणना 1881 से
लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। अब बात आती है भारत में भिक्षावृत्ति के प्रचलन के आखिर कारण क्या है। एक तो आर्थिक कठिनाइयां, गरीबी, बेरोजगारी और अल्प रोजगार भिक्षावृत्ति के प्रमुख कारण है। और हाशिए पर स्थित व्यक्तियों का गांवों से शहरों की ओर पलायन करने से पर्याप्त निर्धनता की स्थिति उत्पन्न होती है और जिससे वे भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो जाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जाति व्यवस्था के कारण ऐतिहासिक रूप से कुछ समुदायों का हस्तियाकरण जारी है और जिससे उनके अवसर सीमित हो गए हैं। कुछ संस्कृतियों के लिए भिक्षावृत्ति एक वंशानुगत व्यवसाय है, जैसे नट, बाजीगर और सेंस। शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांगता, स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास सेवाओं के अभाव के कारण दिव्यांग व्यक्तियों को भिक्षावृत्ति के लिए विवश होना पड़ता है। पर्याप्त मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है और वे जीवन निर्वाह के लिए भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, भूकंप से लोगों को विस्थापन होता है और जिससे उनके लिए अत्यधिक निर्धनता और भिक्षावृत्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया कोई खुशी से भीख नहीं मांगता है, समझ रहे। संगठित भिक्षावृत्ति का गिरोह, मानव तस्कर और आपराधिक महिलाओं और बच्चों का जबरन भिक्षावृत्ति के लिए शोषण करते हैं, जो अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, गुलामी या शोषण पर रोक का उल्लंघन है। शिशुओं को पर्याप्त रोग दिखाने के लिए तथा सहानुभूति प्रेरित दान बढ़ाने के लिए मादक दवाएं दी जाती हैं। और आप लोगों ने कई मूवियों में देखा होगा कि बच्चों को अंधा कर दिया जाता है, उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, उन्हें बैठा दिया जाता है कि आप भीख मांगिए। ऐसे बच्चों के प्रति लोगों की हमदर्दी जागे और उन्हें भीख दे एक तरह से। अब बात आती है कि भिक्षावृत्ति का समाज पर क्या परिणाम होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जोखिम, भिक्षावृत्ति वाले स्थानों पर पर्याप्त स्वच्छता की कमी होती है जिससे बीमारियां फैलती हैं। कुपोषित भिखारियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बोझ पड़ता है। अपराध और शोषण, ये संगठित भिक्षावृत्ति वाले गिरोह बाल तस्करी और जबरन श्रम में संलिप्त हैं। भिखारियों में नशीली दवाओं की लत और मादक द्रव्यों के सेवन का जोखिम अधिक है। ये पर्यटन और शहरी क्षेत्र, शहरों में अनियंत्रित भिक्षावृत्ति से पर्यटन प्रभावित होता है और भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचता है। क्या नुकसान पहुंचता है, ये भी याद रखिए। एक तो आप देखिए मानव सड़कों पर आप देखते हैं कि भिक्षावृत्ति की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं और सार्वजनिक उपद्रव की शिकायतें बढ़ रही हैं। मानवाधिकार उल्लंघन, कई भिखारियों को वैकल्पिक पुनर्वास के बिना भिक्षावृत्ति विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है। भिखारी की परिभाषा में उपनिवेशिक युग के पूर्वाग्रहों का प्रतिबिंबन जारी है जिसमें पर्याप्त खानाबदोश जनजातियों और गरीबों को कानूनी कार्यवाही का लक्ष्य बनाया जाता है। और ये आप देखते हैं कि एक कानून कभी कभी अधिकारियों को गरीबों या फिर शहरी सौंदर्य के साथ असंगत समझे जाने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति भी देता है। तो ये सब आप देखते हैं बातें होती हैं। भिक्षावृत्ति वाले गिरोहों से निपटने की भी बातें होती हैं, समुदाय की संवेदनशीलता की भी बात होती है, शहरी नियोजन निराश्रयों के लिए सहायता की बात होती है, नीतिगत ढांचा होना चाहिए अगर भिक्षावृत्ति को खत्म करना है, स्थानीय साझेदारियां भी होनी चाहिए। ये सब आगे की राह हो सकती है और यही सब तो आप लोगों को लिखना होता है, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी करें और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें। अब आपका कोई सुझाव हो, मेरे लिए सवाल हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।